तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जेन ओटाको 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टू रीजन के एपिसोड 4 की। जो बिटन टू रीजन के एपिसोड 4 है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है उसको, लड़की को जो कि गॉडनेस होती है, और वहाँ पे लोग जो है वो उसको देख के बोलते हैं कि अच्छा ये है वो लिंग लैंग्यू जो कि पन्ना सिटी में घूमने के लिए आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट है। उसको देख के वहाँ पे वो बॉन्ड कॉलेज का प्रिंसिपल भी मौजूद हो जाता है, और जो सिटी का मेयर है वो भी वहाँ पे आ जाता है। और जो सिटी का मेयर है वो उसके पीछे रहना पड़ता है, और वो उसके पीछे चल रहा होता है, वो आगे आगे चल रही होती है। उसके बाद वहाँ पे बहुत ही स्किल्ड मिलिट्री पर्सनल, मतलब कि बहुत ही स्किल्ड पुलिस होती है, जैसे कि उसको कोई भी तकलीफ ना हो। मतलब कि ये लिंग लैंग्यू है उसका बहुत ही ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र गॉडनेस है। उसके बाद ये सब सीन देख के वहाँ पे जितने भी वो लोग खड़े होते हैं वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी इतनी ज़्यादा, मतलब कि ये क्या हो रहा है, इसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है। उसको देख के वो कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप देखते रहते हैं। उसके बाद वो जो वोंग जी होता है वो अपने दोस्त को बहुत बुरी तरह गले लगा लेता है। फिर उसका जो दोस्त होता है वो उसको बोलता है कि वोंग जी ये तुम क्या कर रहे हो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, चलो आराम से चलो ना। उसके बाद वोंग जी उसको बोलता है कि इनमें से किसी का हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से चलो और हम दोनों बहुत ही एजुकेटेड होंगे। हमको अपना नॉलेज बढ़ाना है और दुनिया को नेगेटिव करने से बचाना है। हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको छोड़ो, ये ऐसे ही चुपचाप चुस्पी करते रहेंगे। उसके बाद वोंग जी बोलता है कि मैंने पिछली लाइफ में जो कुछ भी सीखा वो ये सीखा कि हमें दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं लेना चाहिए, हमें खुद से कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसा मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब वो लोग हमको छोड़ के चले जाते हैं जिस पर हम निर्भर रहते हैं, तो अंत में मतलब कि लास्ट में यही होता है कि हम चाहे उन लोगों पर कितने ही निर्भर हो, हम वापस विक्टोरियस और जब गौरवशाली नहीं बन सकते, और हमको अंत में स्वतंत्र रह के ही जीना पड़ता है। मतलब हमको अंत में रिपब्लिक होकर के ही रहना पड़ता है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमको खुद से रहने के लिए। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम दूसरों पर निर्भर मत रहो, खुद से कुछ करो। फिर वो उसको समझाता हुआ बोलता है कि सब लोग ग्रेट अचीवमेंट के पीछे कितना भागते हैं, लेकिन उनको अपने सपने के पीछे भागने दो, ये तो मेरे बिजनेस में से नहीं है। फिर वो उसको बोलता है कि है वेंग जी, मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त धमाका हो जाता है, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। फिर वो ये सब धमाका देख के बहुत ही चौंक जाता है, और उसके मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं कि ये क्या हो गया, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। वहाँ पे बहुत तेज रोशनी हो जाती है और जो बहुत ज़बरदस्त धमाका हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उछल के दूसरी जगह गिर जाते हैं, जैसे कि उनको कोई बहुत जोर से धक्का दिया हो और उनके बहुत ही चोट आ जाती है। उसके बाद उनमें से कुछ लोगों के मुंह से तो खून आने लग जाता है और उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस धमाके से वोंग जी को तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उसका दोस्त है वो गिरने लग जाता है। जब वो गिरता है तो गिरने से पहले ही वो वोंग जी होता है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद वो उसको गिरने से बचाने के लिए उसका शर्ट पकड़ता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वोंग जी फाइनली उसको गिरने से बचा ही लेता है, क्योंकि उसने उसका शर्ट पकड़ा होता है और वो बच जाता है। उसके बाद जो सीन होता है वो बहुत ही देखने लायक होता है, क्योंकि ये सब धमाका होने के बाद वोंग जी की आंखें वो लाल हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो शेर की तरह गर्राने लग जाता है। उसके बाद जिसने धमाका किया होता है वो उसके पीछे आ जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद वो सोचने लग जाता है आखिरकार ये है कौन, किसने हमला किया है। फिर वो जो लैंग लैंगी होती है वो उस पर हमला करती है, जिसको देख के वो जो मेयर होता है शहर का वो बोलता है कि मैं तो बहुत पछता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उसके करीब ही था, अगर मैं उसके और ज़्यादा करीब होता तो मैं मारा जाता। उसके बाद ऐसे हमले से बचने के बाद वो जो मेयर होता है वो बोलता है कि अच्छा हुआ, अगर ये लिंग लैंग्यू नहीं होता तो मुझे मरने से कोई नहीं रोक पाता, और मेरी जो बॉडीगार्ड है वो भी टाइम पर मुझे जवाब दे देते। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे बहुत बुरी तरह लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद वो जो हमला करता है वो बोलता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, मुझे पक्का यकीन है कि वो स्टार शाइन लेवल का है, और मैं भी गवर्नमेंट अफेयर्स में जीनियस हूँ, और मैं जेनेटिक ग्रेड में बी हूँ,
लेकिन मेरी पावर पर मुझे रीच मतलब मेरी पावर पर मुझे डायमंड लेवल तक रीच मैंने किया है, मतलब कि मैंने डायमंड लेवल पे आ चुका हूँ। ऐसी मेरी ज़बरदस्त पावर है। लेकिन फिर भी वो बहुत मजबूत है। उसके बाद वो बोलता है कि लेकिन जो डायमंड लेवल होता है वो भी बहुत हाई होता है। फिर भी डायमंड उसको डेमन ने यहाँ पे किसने भेजा। उसके बाद वो बोलता है कि लेकिन ये हाल की घटनाओं से ही संबंधित है, मतलब कि मैं तुम्हें शायद जानता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से बिजली के झटके की तरह भाग जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि रुको, उसको जाने मत दो, उसको पकड़ो जल्दी से, वो कैसे बिजली की तरह जा रहा है। उसके बाद वो जो लिंग लेंगवान होती है वो एमराल्ड सिटी के मेयर को बोलती है कि वो जो बंदा है वो आया बिजली की तरह और सबको मारे बिना वहाँ से भाग गया, मतलब वो पब्लिक में आया और पब्लिक के रूप से वो सबकी हत्या किए बिना वहाँ से चला गया। क्या एमराल्ड सिटी के ये जो बॉडीगार्ड्स है ये ऐसे ही हैं। उसके बाद वो जो मेयर होता है वो शर्मा जाता है और बोलता है, उसके बाद वो जो मेयर होता है वो बोलता है कि नो मैडम, आप समझ सकते हैं, आप जानते ही हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो एमराल्ड सिटी है इसमें यूनियन कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्मी है वो वहीं पे हमने तैनात कर दिया है ताकि कोई बाधा ना आए। इसलिए आप समझ ही सकते हैं अब मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन फिर भी आप हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। और आपके जैसा ज़बरदस्त इलाइट क्लास का, मतलब कि जो जेनेटिक ग्रेड का है या उससे ऊपर का अगर बंदा हमारे साथ है तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सबसे शक्तिशाली है, इसलिए हमें हमारी आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके बाद वो ये सब सुन के हंसने लग जाती है, ही। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो जो होती है वो बोलती है कि इधर तो कुछ और ही दिलचस्प दिख रहा है, क्योंकि वो जो लड़का होता है वो अपने दोस्त की मदद करता है और उसको देखकर वो बोलती है कि ये तो बहुत ही दिलचस्प है। उसका खून, और वो घायल हो गया, इतना घायल हो गया और उसका खून बहने के बावजूद भी वो अपनी रक्षा ना करके दूसरों की सेफ्टी पे ध्यान दे रहा है। ये कितनी अच्छी बात है, ये बहुत ही दिलचस्प है, मैं इससे जाके मिलना चाहूँगी। उसके बाद उसकी तरफ वो लड़का होता है और बोलता है कि मिस लिंग लेंग्यू, मैं बहुत ही जीनियस लड़का हूँ और मैं पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली, मतलब कि जीनियस हूँ और मेरे जैसा कोई भी कॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और मैं कल भी आपके लिए आया था और इवेंट में आपको बधाई देने गया था। इसके साथ ही पूरे कॉलेज में मैं ही हूँ जो हाईएस्ट जेनेटिक ग्रेड वाला लड़का है। उसके बाद वहाँ पे जितने भी लड़के और लड़कियाँ होती है वो बोलते हैं कि मिस लिंग लेंग्यू, हम सब आपके डिपेंडेंट्स बनना चाहते हैं, मतलब कि हम सब आपके आश्रित बनना चाहते हैं। और फिर वहाँ पे एक लड़का होता है वो बोलता है कि मी टू, और एक लड़का होता है वो बोलता है कि हाँ मैं भी बनना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो उसको बोलने लग जाते हैं कि मैं आपका बहुत बिग फ़ैन हूँ और मैं आपके फ़ोटोग्राफ के लिए मैंने आपकी फ़ोटो भी रख रखी है। उसके बाद एक लड़का बोलता है कि हमारी फैमिली में किसने एक वैम्पायर से शादी की थी। फिर वो पूछती है कि आप जानते हैं कि डिफरेंट डिपेंडेंट्स ग्रेड कितने होते हैं, मतलब कि जो डिपेंडेंट जेनेटिक ग्रेड्स है वो कितने प्रकार की होती है। फिर वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि एक वैम्पायर की जो जेनेटिक है वो उसकी कंपेबिलिटी का मिलान करती है। उसके बाद वो बोलता है कि ह्यूमन काइंड एक कमज़ोर जाती है, मतलब कि ये कमज़ोर काइंड है, मतलब वो हमारी जो वैम्पायर्स लोग होते हैं वो उसकी कंपेबिलिटी को सहन नहीं कर पाते हैं। मतलब कि अगर वैम्पायर उन पर कृपा कर देते हैं तो उस प्रक्रिया में होने वाली जो जादुई शक्ति है उसका वो ह्यूमन लोग कंपेबिलिटी, मतलब कि उसको सहन नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। इस प्रकार ह्यूमन के जन्म के वक्त जो ह्यूमन होता है उसको डिफरेंट जेनेटिक ग्रेड्स दिए जाते हैं। फिर वो समझाता हुआ बोलता है कि जो जेनेटिक ग्रेड होती है वो 5 प्रकार की होती है। एक तो सबसे हाईएस्ट ग्रेड होती है जिससे हमें उस जो जेनेटिक होती है उससे वैम्पायर के साथ मिलने का बहुत ही बड़ा मौका रहता है, मतलब कि उस पर आश्रित होने का, मतलब कि उस पर डिपेंडेंट होने का बहुत बड़ा मौका रहता है अगर ग्रेड हाईएस्ट हो। जैसे कि मेरी जेनेटिक ग्रेड 90% है, मतलब कि मेरी जेनेटिक ग्रेड है वो ए है, इसलिए मेरी सक्सेस रेट है वो 90% होगी। और इसके अलावा मुझे जो जेनेटिक ग्रेड ई है उससे कंपेयर किया जाए तो उनकी जो सक्सेस रेट होती है वो 10% होती है। और वो अगर बात चाहे मन में कि हम वैम्पायर से जुड़ने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी, मतलब कि ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी। उसके बाद जो लिंग लेंगी होती है वो हंसने लग जाती है और उसको बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन तुम वहाँ पे एक पॉइंट को भूल गए।
उसके बाद वो उसको बोलती है कि तुमने जो मुझे एग्जाम्पल दिए हैं वो केवल जो सामान्य वेम्पायर्स होते हैं उन पर लागू होते हैं, मेरे जैसे सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट जेनेटिक ग्रेड वालों पर लागू नहीं होते, क्योंकि मैं कुलीन वर्ग की हूँ। तुम जो कुलीन वर्ग का होता है उसके लिए कोई सीमा नहीं होती, तुम शायद ये नहीं जानते। तब वो बोलता है कि जब एक प्योर ब्लड वाला वैम्पायर होता है वो अनुग्रह प्रदान करता है तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो ह्यूमन है उसका जेनेटिक ग्रेड कितना है, वो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। इसके लिए सक्सेस रेट हमेशा 100% होनी ज़रूरी होती है। और यही कारण है कि जो प्योर ब्लड वाले वैम्पायर होते हैं वो हमारी तरह कुलीन होते हैं, और यही कारण है कि हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब कि हम बहुत पावरफुल हैं। फिर उस वेम्पायर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस अपने जेनेटिक ग्रेड के कारण ही मजबूत हो? जब तुम वेम्पायर बन जाते हो तो सब कुछ एक वर्ग में चला जाता है, तुम ये सब समझ नहीं पाए। मुझे इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, निकल जाओ तुम। उसके बाद वो बोलती है कि सो टेल मी, तो तुम मुझे बताओ। फिर वो बोलती है कि मुझे विचार करना पड़ेगा कि मैं तुझे कूड़ेदान में डाल दूं या ना डाल दूं, मतलब कि मैं तुझे डस्टबिन में डालने का सोच रही हूँ। उसके बाद वो खुद को कचरा सुन के बहुत भयंकर डर जाता है और सोचता है कि अरे मेरी किस्मत तो सबसे ख़राब निकली, ये क्या बोल दिया उन्होंने मेरे लिए। उसके बाद वो बोलता है कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो सिलेक्शन से एलिमिनेटेड हो गया, मुझे और कुछ भी नहीं कहा लेकिन मुझे कचरा कहा। क्या मैं उनकी नज़रों में बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, मतलब कि मैं उनकी नज़रों में कचरा बन गया हूँ। अब तो मेरी किस्मत जैसी किसी की किस्मत नहीं होगी, अब जीने का कोई मतलब नहीं है मेरा। फिर वो जो लड़का होता है वो उसके हाथ से चाकू को है वो फेंक देता है और वो बोलता है कि ये मत करो, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? फिर उसको बोलता है कि फक, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैम्पायर पर आश्रित नहीं रह सकते। अगर तुम वैम्पायर पर आश्रित नहीं होगे हो तो क्या हुआ, तुम एक खुद का बिजनेस शुरू करके एक बढ़िया जीवन जियो, अपने अच्छी लाइफ जियो। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेंटलिटी बीमार हो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम सिर्फ इसलिए मर्डर कर रहे हो, मतलब कि तुम इसलिए सुसाइड कर रहे हो क्योंकि एक लड़की ने तुमको रिजेक्ट कर दिया और तुम्हारी बेइज्जती कर दी, क्या तुम पागल हो? और उसके बाद फिर अचानक धमाका हुआ और एक आदमी है वो धुएं में बदल गया। और उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, मैं अच्छा हुआ मैं निकल गया ताकि मैंने एक बंदे की जान बचा ली, वरना पता नहीं उस बंदे का आज क्या होता। फिर वो बोलता है कि ये वो लोग हैं जिनको इस लड़के की बजाय मानसिक शरण में होना चाहिए, ये इतना पागल क्यों और इतना दुखी क्यों नहीं है, उसने रिजेक्ट कर दिया तो। फिर वो उसको बोलता है कि तुम पागल हो, तुम कुछ नहीं समझते हो, तुमने मुझे मरने से क्यों रोक दिया, तुमने मुझे सुसाइड क्यों करने नहीं दिया, सबसे पहले मैं तुझको मारूंगा फिर मैं खुद सुसाइड कर लूँगा। उसके बाद जैसे वो जंप करता है उसको मारने के लिए तो वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो उससे मरने से बच जाता है। और फिर जब वो नीचे गिरता है तो उसको बहुत दर्द होता है, उसके चोट आ जाती है और वो रोने लग जाता है। उसके बाद वो जो वैम्पायर होती है वो उस लड़की के पास आती है और जो उसके होठ पे लगा हुआ खून है उसका देखिए आगे क्या करती है। पहले तो वो उसके होठ के लगे हुए खून को छूती है, उसके बाद में वो उसके होठ पे लगे खून को अपने हाथ उंगली पर ले लेती है। उसके बाद वो उसके खून को चट कर जाती है और बोलती है कि टेस्टी, आज रात तुम मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हारा और खून पीना चाहती हूँ, ठीक है? फिर वो बोलती है कि तुम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हो तुम सबके पास मेरे घर का एड्रेस है, आज रात आ जाना, मैं सेकंड चेंज कर लूँगी कि दूसरा नंबर किसका है, जिसका मतलब है री एग्जामिनेशन। फिर वो दोनों होते हैं वो उसको देखने लग जाते हैं और उस लड़के के तो पसीना ही आने लग जाता है। फिर वो मेयर बोलता है कि जो लोग योग्यता के अनुसार चयन हुए हैं वो आज रात 8 बजे सिटी हॉल में आ जाना और इकट्ठे हो जाना, अगर कोई एब्सेंट रहा तो उसकी जगह छीन ली जाएगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये बहुत सुनहरा मौका है, ये गोल्डन चांस है, देख लेना। फिर वो बोलता है कि मेरा इंतज़ार करो, अगर वो चीज़ चली गई तो मैं बहुत खतरे में पड़ जाऊँगा, ध्यान रखना मेरी बात को सब लोग। फिर वहाँ पे सब लोग खुशी मनाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि री एग्जामिनेशन हो गया, अब मज़ा आ जाएगा, चलो जल्दी से सिटी हॉल में चलते हैं। फिर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि अगर हम आश्रित बन गए तो मज़ा ही आ जाएगा, हम जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे हम आश्रित बनने के योग्य हैं, हमें पार्टिसिपेट करके आश्रित बनना है। फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि ये लोग उस लड़की के साथ सेक्स करने के लिए कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं। फिर वो बोलता है कि मैं भी खड़ा था डी, क्या मुझे इसके लिए जाना चाहिए? फिर उसका प्रिंसिपल बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वोंग जे की वजह से खड़ा रह पाया, ऑफकोर्स तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाओ। फिर वो उसको बोलता है कि प्रिंसिपल सर। फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि प्रिंसिपल, मुझे लगता है वो प्रिंसिपल का बेटा है क्योंकि वो दोनों सेम ही दिखते हैं।
फिर उनका प्रिंसिपल बोलता है कि प्लीज़ उन लोगों को भेजो जो हॉस्पिटल में घायल है, और बाकी जो लोग हैं वो सब मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो सब मीटिंग रूम में आ जाते हैं और वो हर बच्चे को एक कार्ड देता है जिसमें वो बोलता है कि इसमें साइन करो। फिर वो बोलता है कि हमें इस पर साइन करना है, नहीं हम किसी के एग्जामिनेशन कॉन्टैक्ट का खुलासा नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद उसको एक पेपर दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि डेथ वेवर, मतलब कि मृत्यु माफ़ी। सो गाइस, बिटन टू रीजन का एपिसोड 4 है वो आज यहीं पे खत्म होता है, और एपिसोड 5 है वो जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे। ये जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ गाइज। चलिए गाइज, आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। एपिसोड 5 जल्दी आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।